Hello students, welcome back to DSolve YouTube channel. In the last video, we have studied about Euclid geometry, actually the basic of it. And in this video, we are going to cover exercise 5.1. And so without any delay, let's start our video. Okay. Exercise 5.1. Question number 1. Question number is asking which statement is true and which statement is false. Okay. So let us check. First statement. First statement is saying that only one line can pass through a single point. Suppose this is the single point, है ना? And the question says that only one line can pass through that single point, like this, like this. So what we have studied in axioms, that from a single point infinite lines can pass. We have studied that in axioms of Euclid. So यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, है ना? ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक पॉइंट से क्या हो सकता है, एक ही लाइन पास हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, ये हमें पता है. सेकेंडली, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. बोल रहा है कि अगर दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट्स है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो उनसे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है जो दोनों से होकर जाती हो. लेकिन एक्सियोम में हमने क्या पढ़ा है, देयर इज ओनली वन लाइन दैट कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. दो अलग अलग पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, एक से ज्यादा लाइंस नहीं जा सकती है. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. ओके. थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनेटली ऑन बोथ द साइड. टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मतलब ये जो दो पॉइंट्स पे जब लाइन खत्म हो जाती है, दो एंड पॉइंट्स को उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट. जैसे कि ये मान लो ए बी, है ना. अब अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली, है ना. इसको हम इधर भी इनडिफाइनेटली और इधर भी इनडिफाइनेटली क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एक किसमें, पोस्टुलेट में पढ़ा था हमने, ये यूक्लिड की पोस्टुलेट में. ये क्या है? ट्रू है. ट्रू ना. अभी पहले लाइन सेगमेंट थी, अब क्या हो गई है, ये लाइन हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. ये कह रहा है अब कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, कि अगर ये दोनों सर्कल्स हैं, ये दोनों अगर इक्वल हैं, तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी. तो ऑब्वियस सी बात है ना. अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब मान लो कि ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर ही होगी, दोनों की रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी, राइट. या सेंटीमीटर, सॉरी, सेंटीमीटर. ओके. फिफ्थ, फिफ्थ में आपको डायग्राम दिया है एंड इट लुक्स लाइक दिस. एक लाइन सेगमेंट दिया है ए बी, दिस इज ए बी, देन दिस इज पी क्यू एंड दिस इज एक्स वाई, and it is asking that AB equals to PQ. AB और PQ आपस में क्या है, इक्वल है, और PQ और XY आपस में क्या है, इक्वल है. तो क्या ऐसा होगा कि AB इक्वल्स टू XY होगा, है. तो हमने ये यूक्लिड की जो एक्सियोम से उसमें देखा था कि अगर कोई जैसे कि क्या बोल सकते हैं उनके वर्ड में, इक्वल्स आर इक्वल, इक्वल्स आर इक्वल, ऐसी कोई एक्सियोम थी उनकी, इक्वल्स आर इक्वल, इक्वल्स आर इक्वल. तो ये इक्वल्स है, ये भी इक्वल्स है. अब ये किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, PQ. या यूं समझो कि ये PQ के इक्वल कौन है, AB, और PQ के इक्वल इधर कौन है, XY. तो इधर AB और XY भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना. ये यूक्लिड की एक्सियोम ही है, तो ये क्या होगी, ट्रू. ओके. फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. सो ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया हमने. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस.
Okay, question number 2 is asking you, give a definition for each of the following term. First is parallel lines. Parallel lines, हमें क्या करना है, इनको डिफाइन करना है, और पूछ रहा है कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. मतलब अगर हम इसको डिफाइन करने जाते हैं तो क्या कुछ ऐसी टर्म्स भी आएगी जिन्हें हम पहले डिफाइन करें तब जाके हम इसको डिफाइन करें, और व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और वो क्या हो सकते हैं और हम उन्हें किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं पैरेलल लाइन को डिफाइन करना चाहूं तो पैरेलल की डेफिनेशन क्या होगी? टू lines we can say that never intersect. दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में कभी भी क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. ये एल है, ये एम है. ओके, तो अगर हम देखें इसमें तो हमें पहले क्या डिफाइन करना था, ऐसी क्या टर्म है जिसको हमें पहले या इंटरसेक्ट लिखना है, इंटरसेक्ट. तो अगर हम पैरेलल लाइन को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि लाइंस क्या होती है, लाइंस क्या होती है. तो इससे पहले हमें क्या डिफाइन करना होगा कि लाइंस क्या होती है, और इंटरसेक्ट वर्ड क्या होता है, किस तरह से इंटरसेक्ट मतलब क्या, ये हमें डिफाइन करना होगा, है ना. तो ये सारे जो टर्म्स है हमें क्या करना चाहिए, इससे पहले इसको डिफाइन करना चाहिए. ठीक है, ये हम यही पूछ रहा था ना कि जो टर्म्स इससे पहले डिफाइन की जानी चाहिए वो ये टर्म्स, अगर ये दोनों डिफाइन कर दी आपने, उसके बाद आप इसको डिफाइन करोगे तो समझना आसान हो जाए. ओके, नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? देखो, ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को कहां पे मिल रही है, राइट एंगल पे. कहां पे? राइट एंगल पे. सो डेफिनेशन क्या होगी? टू लाइंस दैट मीट एट राइट एंगल्स. Okay, two lines that meet at right angles are called perpendicular lines. Next we can see line segment. What is line segment? ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट एक लाइन ही होती है लेकिन उसके एंड्स होते हैं, वो खत्म होती है दोनों साइड. लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ चलती चली जाती है, इधर भी चली जाएगी, इधर भी चलती जाएगी. लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है वो किसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है, दोनों क्या बोल सकते हैं, साइड में, इस साइड और इस साइड भी क्या होगा, एक पॉइंट पे खत्म हो जाए. तो हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट इज अ लाइन दैट हैव टू एंड पॉइंट्स, जिसके क्या हो, दो एंड पॉइंट्स. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज रेडियस ऑफ सर्कल. तो रेडियस ऑफ सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक सेकंड में मार्कर फिल कर लूं. वेयर इज द नेक्स्ट मार्क, वेट. तो सर्कल को हम रेडियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, रेडियस ऑफ अ सर्कल. देखो, ये एक सर्कल है हमारे पास और ये है इसकी रेडियस. ओके, अब रेडियस आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इस पॉइंट पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है. तो रेडियस को हम बोल सकते हैं एक टाइप का लाइन सेगमेंट. क्या बोल सकते हैं? लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम
कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल है ना, एंड खत्म कहां हो रहा है, सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उसके किसी पॉइंट पे है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, एंड क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम एंड मीट एट द, लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ, मीट एट अ पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो रेडियस क्या होती है, जो किसी सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होके उसके सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट को क्या कर सकती है, टच कर सकती है, क्योंकि हम इधर लेंगे वो भी तो क्या रेडियस ही होगी ना, इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रही है या इस पॉइंट पे कनेक्ट, लेकिन स्टार्ट हमेशा कहां से होगी, सेंटर से होगी। तो जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। लेट्स सी मोर डेफिनेशंस। ओके, व्हाट इज स्क्वायर, तो स्क्वायर इज अ क्या होता है, क्वाड्रिलेटरली होता है, इज अ क्वाड्रिलेटरल whose whose all sides are equal, right, whose all sides are equal, and whose all angles are 90 degree, है ना, we can add this, so this is definition of square। अगर हमें स्क्वायर को डिफाइन करना है तो हमें उससे पहले क्या डिफाइन करना होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है या साइड्स क्या होती है ना, ये हमें डिफाइन करना होगा। तो ये टर्म्स जो है हमें क्या होना, स्क्वायर से पहले हमें डिफाइन करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो इसमें दो पोस्टुलेट्स दिए आपको कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या दिए कि कोई ए और बी दो करके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, एक सी पॉइंट तीसरा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है विच इज बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है ये सी, ओके। फिर वो बोल रहा है सेकेंड पॉइंट कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं मान लो, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पे नहीं है। अगर आप देखो मान लीजिए इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं जी, अगर आप यहां से लाइन खींचते हो तो ये इधर निकल जाएगी, ऊपर की लाइन अलग निकल जाएगी, तीसरी लाइन, मतलब एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। मैं नाम दे दूं इनको, मान लो पी क्यू और आर, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म जो है अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं इसमें क्या हो सकती है, जैसे पॉइंट्स है, पॉइंट को है ना, पॉइंट को डिफाइन तो किया गया है लेकिन थोरोली नहीं किया गया है, या फिर वर्ड्स क्या हो सकता है बिटवीन, जो बिटवीन वर्ड आ रहा है इसको डिफाइन नहीं किया। बिटवीन मतलब क्या, बिटवीन मतलब क्या, यहाँ के यहाँ के यहाँ के यहाँ के यहाँ, बिटवीन मतलब ये पता है कि बीच में, लेकिन कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रखी ना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रखी। डेफिनेशन वही होती है, डेफिनेशन क्या होती है कि वो एग्जैक्ट ट्रूथ को बताती है, एग्जैक्ट ट्रूथ को बताती है। जैसे कि ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है ना, अब ये मार्कर हवा में थोड़ी है, मेरे हाथ में है। तो बिटवीन में अगर ये बात करें तो बिटवीन में कोई भी पॉइंट्स हो सकता है, मैं सी यहाँ भी ले सकता हूँ, मैं सी यहाँ भी ले सकता हूँ। तो ये बिटवीन एक तरह से क्या है, इसमें अनडिफाइंड टर्म्स है, और पॉइंट भी काफी हद तक क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स है। आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है,
मतलब कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है दोनों में। तो ये पोस्टुलेट बोल रही है कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी है, और ये बोल रही है कि ये तीनों पॉइंट पी क्यू आर इस तरह से है कि इनसे कोई कॉमन लाइन पास नहीं होती। तो ऑब्वियसली कंट्राडिक्शन तो कोई है नहीं इसमें, ये एक अलग स्टेटमेंट है और ये एक अलग स्टेटमेंट है, तो ये सारे अपने आप में क्या है, कंसिस्टेंट है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, क्या यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? ऐसी कोई यूक्लिड पोस्टुलेट है ही नहीं ना, तीन पॉइंट्स के बारे में बात करती हो, ना तो इस टाइप का कोई स्टेटमेंट है, ना तो इस टाइप का कोई स्टेटमेंट या पोस्टुलेट है। ठीक है, तो ये हमने अब उसको एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरेटिकल आंसर है इसका। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, if a point C lies between two points A and B, A पॉइंट है और B पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, एक C पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करता है इस तरह से कि AC इक्वल्स टू BC, इस तरह से। तो ये जो AC है और ये जो BC है, ये आपस में क्या है, इक्वल, क्या है, इक्वल। ओके, क्या इसमें AC इक्वल्स टू BC। नाउ नेक्स्ट, देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू हाफ AB। देन आपको प्रूव करना है क्या, टू प्रूव AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, फिगर तो हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके ओके, देखते हैं इसको। देखो, ये हमें प्रूव करना है ना। इसमें हमें क्या पता है, AC, ये जो प्रूव करना है इसमें AC हमारे पास और AB, और हमें जो दिया गया है उसमें एक ही टर्म दिए है, क्या गिवन, क्या गिवन है हमें, AC इक्वल्स टू BC, क्या है, AC इक्वल्स टू BC। अब सपोज हम कुछ ऐसा करते हैं कि इस साइड भी हम क्या कर सकते हैं, AC को ऐड करते हैं, और इस साइड भी क्या करते हैं, AC को ऐड करते हैं। आपने यूक्लिड की एक एक्सियोम पढ़ी होगी, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, जो हमने बेसिक में देखी थी कि अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो इनमें इक्वल टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। ये जो AC और AC आपस में, दोनों AC और AC तो सेम ही है, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, AC AC को ऐड कर सकते हैं। या यूं समझो कि अगर ये 2 है न ये भी 2 है, ये 2 है न ये 2 है, न इधर में मैं 3 ऐड कर दूं, इधर भी 3 ऐड कर दूं, तो बात तो हुई होगी ना। अब ये 5 5 हो गया, आप आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल टर्म्स में मैंने दो इक्वल कोई दूसरी इक्वल टर्म ऐड करी तो वापस क्या मिला, वापस ये दोनों इक्वल टर्म्स में। ये यूक्लिड की एक्सियोम है। तो यहां से आप देख सकते हैं AC और AC कितना हो गया, 2AC। अब BC प्लस AC, BC प्लस AC, BC प्लस AC कितना होगा ये टोटल, मतलब ये और ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा, AB, ये पूरा हो गया AB, करेक्ट। अब AC, ये 2 जो है इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, कितना आ जाएगा, AB अपॉन 2, AB अपॉन 2, या इसी को हम लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB, 1/2 ऑफ AB, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। सो हम क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। Only this is useful. Equals are added to equals. This is the axiom of Euclid. We have added AC to both sides. Okay. Now next question.
Okay, question number 5. What question 5 is saying? In question 4, it is asking about question 4. Point C is called a midpoint of the line segment AB. Okay, ये AB है और C कहाँ था हमारा? बिल्कुल बीच में था, राइट? दिस एंड दिस. So it is telling that in question 4 the point C is called the midpoint of line segment AB. AB is the line segment. Okay. Now prove that every line segment has one and only one midpoint. It is saying कि कोई भी लाइन सेगमेंट वो हमेशा उसका क्या होगा? एक ही मिड पॉइंट होगा. ये हमें प्रूव करना है. तो हमें ऐसी चीजें कैसे प्रूव करी जाती है? उल्टा लेकर, कि मान लो कि ये है हमारा क्या? ए बी लाइन सेगमेंट, या इसी में अपन ले लेते हैं, इसी में. अभी मान लो कि ये सी मिड पॉइंट है, हमें पता है. अब मान लिया अपन ने कोई एक दूसरा पॉइंट है डी. क्या है दूसरा पॉइंट? डी. अब डी को मैंने मान लिया कि ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है. किसका? एबी का. एबी का. तो जो पहले हमें पता था कि क्या सी जो है क्या है? मिड पॉइंट है. सी मिड पॉइंट है, ये हमें दे रखा है, ये गिवन है, ये गिवन है ना? अगर सी मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या? ए सी इक्वल्स टू बी सी. ये और ये आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. अब अपन ने माना लेट देयर इज अनदर पॉइंट डी. लेट डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट. डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट. तो क्या हो जाएगा? एडी इक्वल्स टू बी डी. एडी इक्वल्स टू बी डी, राइट? AD equals to BD, क्योंकि D is also midpoint. Now, अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना, कि AC और BC क्या है? आपस में इक्वल है, और AD और BD भी आपस में क्या है? इक्वल है ना? तो ये क्या बन रहा है? अपने आप में कंट्राडिक्शन बन रहा है. क्या बन रहा है? कंट्राडिक्शन. या यूं समझो कि हाफ पॉइंट जो होगा, बीच का पॉइंट, वो तो एक ही पॉइंट होगा ना. अगर अपन ने 2 पॉइंट सपोज भी कर लिए, तो ये हो ही नहीं सकता कि ये क्या हो? इक्वल हो, या वो पॉइंट क्या होगा? उस सी पॉइंट से अलग होगा. या फिर इसका मतलब एक ही निकलता है, कि जो सी पॉइंट है वही डी पॉइंट है. जो सी पॉइंट है वही डी पॉइंट है, या जो डी पॉइंट है वही सी पॉइंट है. इसका मतलब जो ए सी है और ए डी है वो एक ही बात है. मतलब सी के ऊपर ही कौन है? डी है. ये डी इधर नहीं है, सी के ऊपर ही डी है. तो जो ए सी होगा वही ए डी होगा, और जो बी सी होगा वही क्या होगा? बी डी होगा. जो बी सी होगा वही क्या होगा? बी डी होगा. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट केवल एक ही पॉइंट होगा, 2 पॉइंट नहीं हो सकते. मिड पॉइंट बीच का पॉइंट तो एक ही होगा ना. ये मार्कर है, इसके बीच का पॉइंट तो एक ही होगा. ऐसा नहीं कि एक पॉइंट इधर भी है, एक पॉइंट इधर भी है. ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते. तो ये हमने क्या किया? इसका उल्टा लेके प्रूव किया, कि मान लो कि एक पॉइंट है जो उसके अलावा मिड पॉइंट है, सी के अलावा. तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि ये तभी पॉसिबल होगा, ये दोनों केसेस, जब सी और डी क्या हो? आपस में एक ही पॉइंट हो, एक ही जगह हो. तो हम बाद में ये लिख सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 फिगर बना के दे रखा हमको. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. व्हाट इज गिवन टू अस? AC इक्वल्स टू BD. गिवन AC equals to BD. This AC is equals to BD. You can see. So we have to prove. What to prove? AB equals to CD. AB equals to CD. This AB is equals to CD हमें प्रूव करना है. और हमें क्या दे रखा है? AC equals to BD. Okay. So let's see. So हम हमेशा क्या लेते हैं? जो गिवन है उसी को लेके चलते हैं. AC equals to BD. अच्छा, AC को ध्यान से देखो. तो AC 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. AB प्लस BC कर सकते हैं. AB प्लस BC. अब BD को देखो, ये BD को भी 2 पार्ट में, BC प्लस CD या BC प्लस CD. ओके, अब क्या करना है कि आप देख सकते हो ये BC अगर इधर आता है तो क्या होगा? BC से BC कैंसिल हो जाएगा. या फिर आप समझ सकते हो कि एक यूक्लिड की एक्सियोम है कि इक्वल्स आर, जैसे इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होता है, इसी तरह से होता है इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड
टू इक्वल्स ओके। अब यहां से हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से BC माइनस कर रहे हैं, तो BC दोनों साइड से माइनस कर रहे हैं, तो उधर भी BC हट जाएगा, इधर भी BC हट जाएगा, बचेगा क्या, AB इक्वल्स टू CD। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इजी ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, कुछ नहीं, थोड़ा समझने वाला पार्ट है कि y इज एक्सियोम 5। एक्सियोम 5 क्या था, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे कि ये लाइन है AB और ये C बीच में है, तो AC जो होगा वो ऑब्वियसली छोटा होगा किससे, पूरे बड़े AB से, या CB भी क्या होगा, आपस छोटा होगा ऑब्वियसली किससे, पूरे बड़े से। तो द होल इज द ग्रेटर देन, या बड़ा होगा किससे, जो उसके पार्ट्स हैं, है ना। अगर ये मार्कर है, इसके मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, तो उसके टुकड़े बड़े हो जाएंगे कि ये मार्कर बड़ा है, मार्कर बड़ा है ना। द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट्स, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट्स, ये था। तो बोल रहा है कि ये यूक्लिड की एक्सियोम है ऑब्वियसली, कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया, तो देखो एक्सियोम और पोस्टुलेट जो दोनों हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, पहले ही बोल दिया था कि ये दोनों जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ होती है ना। बस ये हमने देखा था कि एक्सियोम किसके लिए होती है, पूरी मैथ्स में अप्लाई होती है, और पोस्टुलेट्स स्पेशली ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो अब अगर हमें पूछ रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है ये, तो यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए है कि यूनिवर्स में आप कहीं भी चली जाइए, ये कॉन्सेप्ट या ये जो एक्सियोम है वो हमेशा सही रहेगी कि दैट द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। आप पूरी स्पेस में जाके अर्थ को देख लीजिए, अर्थ के 2 टुकड़े कर दीजिए, तो अर्थ के 2 टुकड़े बड़े हो जाएंगे कि अर्थ बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली जो बड़ा होगा ना, जो पूरा, वो उसके पार्ट से बड़ा ही होगा। तो ये क्या है, इसलिए ये यूनिवर्सली क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 5.1, है ना। इसी के साथ इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आगे हम चैप्टर 6 को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि किस बारे में है, लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।